बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी विषय का पाठ 6 लछमा पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा 1927 ईस्वी में इन्होंने इंटर किया, 1929 ईस्वी में बीए किया, 1932 ईस्वी में एमए किया। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा और यामा। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुई थी। अब हम इन्होंने जो इनकी रचना है लछमा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लछमा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक संघर्षशील, कर्मठ, कर्तव्यपरायण और एक बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने वाली महिला है। तो लछमा के जीवन में हम देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने पर जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो लछमा के पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उसके पास बालों में कंघी करने के लिए कंघी नहीं है, उसके पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है। तो इतने सारे अभावों में रहने वाली लछमा की कहानी को देखेंगे कि लछमा एक कैसी स्त्री है। तो ये तो हमने जान ही लिया है कि वो बहुत ज़्यादा संघर्षशील स्त्री है। अब उसके जीवन का संघर्ष देखेंगे कि वो क्या, उसके जीवन का संघर्ष क्या था। उसके घर में उसके जो भतीजे भांजे हैं और जो उसके भतीजा है, उसकी जो माता जी हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके जो पिता थे, उनकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे, और उसकी जो माँ थी, उनका हाथ टूटा हुआ था। तो घर में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कमा सके। तो ऐसी स्थिति में घर का जितना भी भार था वो सब लछमा के कंधों पर ही आ गया। तो लछमा ने ही अपने घर की जो स्थिति थी उसको सुधारने का जिम्मा उठाया। अब लछमा के पास खुद का तो कोई रोजगार नहीं था, लेकिन उसके पास एक भैंस थी जिसे वो चराया करती थी, जंगल ले जाया करती थी, और उसके दूध को दूह लिया करती थी, दही बनाती थी, मक्खन निकालती थी, उसी से थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती थी। और कभी कभी गर्मियों में क्या करती थी, घर के आंगन में, घर के बाहर थोड़े से आलू भी बो लिया करती थी। अब लछमा के साथ दुर्भाग्य ने उसका कहीं भी साथ नहीं छोड़ा। उसका विवाह हुआ, जहाँ उसका विवाह हुआ वो एक संपन्न परिवार था, जमीन भी थी, गाय भैंसे भी थी, एक भरा पूरा अच्छा खासा संसार था उसका, उसके पास वहाँ पैसा भी था। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि उसका जो पति था वो पागल था। उसको पूरी तरीके से पागल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका जो मानसिक विकास था एक बालक से भी कम हुआ था। तो ऐसी स्थिति में सास ससुर तो उसको बहुत प्यार करते थे, चाहते थे उसको, लेकिन उसके जो देवर जेठ वगैरह थे और जो उसकी नंद थी, भाभियाँ थी, वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। तो जब ये सब लोग प्यार नहीं करते तो वो सोचते थे कि इसका पति तो पागल है और ऐसे में ये बुद्धिमती स्त्री है, तो वो चाहते थे कि इसको घर से निकाल दिया जाए और इसका जो ये पति है ये भी कहीं चला जाए और इसकी जितनी भी जायदाद है वो सब हमें ही मिल जाए। तो वो जो थे वो चाहते थे कि लछमा सारी जो जायदाद है उस पर अपने हस्ताक्षर करके उनको सारी चीज़ें सौंप करके यहाँ से चली जाए। लेकिन लछमा ने अपने अधिकार को छोड़ने का मना कर दिया कि मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी, मेरा अधिकार है, मेरे पति का अधिकार है ये। तो क्या हुआ, नंदों ने, जेठ ने, देवर ने, सब ने उसको बहुत मारा। सुबह से लेकर शाम तक उसे पीटते रहे, उसके चेहरे पर अनगिनत निशान हो गए, पूरा शरीर से खून बह रहा था। ऐसी स्थिति में जब लछमा की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल मर गई है, उसके अंदर प्राण बिल्कुल शून्य में चले गए थे, तो उसको उठा करके उन्होंने एक गड्ढे में फेंक दिया। और उस गड्ढे में फेंकने के बाद वो जो थी निकली, जब उस गड्ढे से निकली तो उसका पैर पहाड़ी से फिसल करके वो नीचे आकर के गिर गई। तो फिर जब उससे एक दूसरे गांव में पहुंची, वो बड़ी मुश्किल से उसके दूसरे गांव में जब पहुंची तो उन्होंने पूछा कि भाई आपकी यह स्थिति कैसे हुई, तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ किया है? तो ससुराल की निंदा ना हो इस डर से उसने ये कह दिया कि मेरा पैर पहाड़ी से फिसल गया था, इसलिए मेरी ये स्थिति है, मेरे शरीर पर जो चोटों के निशान हैं वो इस कारण से हैं। ऐसा कह करके उसने एक बहुत बड़ी महाभारत को होने से रोक लिया। फिर उसके बाद लछमा जो थी उसी गांव में रहने लगी और अपने जो माता पिता थे, अपने माता पिता और अपनी भाभी वगैरह का सबका ख्याल रखने लगी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसकी भाभी जी की मृत्यु हो गई। भाभी की जो मृत्यु हुई वो उन्होंने एक छोटा बच्चा साथ में छोड़ दिया, एक दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ करके वो चल बसी। फिर छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी लछमा के कंधों पर ही आ गई। अब लछमा बेचारी क्या करे, उसने तो कभी बच्चों को संभाला नहीं था, पति के साथ वो रही ही नहीं थी। फिर लछमा ने क्या करा, पड़ोस से एक तेल की शीशी मांग करके लाई, उसमें रुई की बाती बना करके उसने बड़ी मुश्किल से भैंस के दूध में पानी मिला करके उस बच्चे को पिलाया।
अब लक्ष्मण धीरे धीरे अपने जीवन का जो संघर्ष था उसमें आगे बढ़ रही थी। फिर उसकी जो भेंट हुई वो महादेवी वर्मा जी से हुई। महादेवी वर्मा जी जो थी वो एक लेखन कार्य कर रही थी उस समय पर पहाड़ों के क्षेत्र में रह करके। तो लक्ष्मण उनका ख्याल रखती थी, उनके आसपास आ जाया करती थी। कभी कभी उनके लिए दूध ले आई, कभी दही ले आई, कभी 2-4 आलू दे आया करती थी, कभी लकड़ियाँ ले जाया करती थी। तो इस प्रकार से उनका ख्याल रखा करती थी और बार बार उनसे आग्रह करती थी कि आप खाना खा लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप पानी पी लीजिए, यानी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब लेखिका जो थी वो जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही उन्होंने तुरंत पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। तो वो कहती हैं कि मैंने कभी जीवन में इस तरीके का आग्रह करने वाला व्यक्ति नहीं देखा कि जो मुझे दोबारा से मेरे बचपन का स्मरण करा दे, कि जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती थी कि बेटा खाना खा लो, लेट हो रहा है, खाना खा लो। तो वही सारी जो बचपन का जो स्मरण करवाया वो उन्हें लक्ष्मण ने करवाया, क्योंकि लक्ष्मण भी उन्हें उनकी माँ की तरह ही आग्रह करती थी कि आप खाना खा लीजिए, खाने का वक्त हो गया है। तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। लक्ष्मण जो थी उसके पास कोई कंघी नहीं थी बाल काटने के लिए, एक लकड़ी की कंघी थी जो भी खो गई थी। तो लक्ष्मण क्या करती थी, झरने के पानी में ही अपने सर को धो करके, अपने बालों को सुखा करके, हाथों से खींच खींच करके, उंगलियों से अपने बालों को सुलझा लिया करती थी, फिर ऐसे ही घूम लिया करती थी। श्रृंगार तो उसने कभी किया ही नहीं था, लेकिन स्वप्न वो भी एक सामान्य स्त्री की तरह देखा करती थी कि जैसे और स्त्रियां सजती हैं, संवरती हैं, फूलों से श्रृंगार करती हैं, ऐसे मैं भी श्रृंगार करूं। लेकिन ये सारी जो सामान्य चीज़ें थी ये भी उसके जीवन से बहुत कोसों दूर थी, क्योंकि उसके जीवन में सुख सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव था। पहनने के लिए उसके पास साफ सुथरे कपड़े नहीं थे, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। वो दिन भर गाय भैंसों के साथ रहा करती थी, उन्हें चराया करती थी, फिर गोबर वगैरह के उपले बनाती थी, रास्ते भर मिट्टी में चलकर आया करती थी। फिर जब वो लेखिका के वहाँ आती थी तो कभी कभी खुद ही अपने पैरों की स्थिति देख करके कहती थी कि आप मुझे अंदर मत आने दिया करो, क्योंकि मेरे पैर बहुत गंदे हैं, बहुत गंदी हूँ मैं, मेरे पैरों से दुर्गंध आ रही है, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, आपका पूरा घर आंगन मैं बेकार कर दूंगी। तो वो अपने आप को ही कहती थी और फिर कहती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें भी। तो लेखिका कहती हैं कि लक्ष्मण में किसी भी गुण का कोई भी अभाव नहीं था, उसके साथ केवल उसका भाग्य नहीं था, लेकिन समझ की कोई कमी नहीं थी। वो एक समझदार स्त्री थी, एक कर्तव्यपरायण संघर्षशील स्त्री थी। वो कहती हैं कि स्त्री केवल तब तक कमज़ोर है जब तक वो स्वभाव से शक्तिशाली नहीं बनती, क्योंकि जब तक वो स्वभाव से शक्तिशाली नहीं बनती उसकी जो स्थिति है वो अनिश्चित ही रहती है, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन उसके लक्ष्मण के ससुराल वालों को पता चलता है कि लक्ष्मण जीवित है। ठीक है, उन्होंने तो उसे मरा सोच करके छोड़ दिया था, लेकिन जब पता चलता है कि लक्ष्मण जीवित है तो क्या होता है कि लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुन करके उसके देवर जेठ और उसके पति को लेकर के आ जाते हैं कि भाई तुम्हें वहाँ चलना है ससुराल में और चलो। तो लक्ष्मण कहती है कि मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी, आप मेरे पति को मेरे पास यही छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे अब मरना नहीं है, मुझे तो जीना है, क्योंकि अगर ससुराल चलेगी तो आप लोग तो मुझे मार डालोगे। तो मैं जो हूँ मेरे पति को यही छोड़ दो, मैं चाहे खुद भूखी रह लूँ लेकिन दिन रात मेहनत करके अपने पति को एक वक्त की रोटी जरूर दूंगी। और कहती है कि चाहे मैं भैंसों के साथ वही उनके कोठे में पड़ी रहूं, लेकिन अपने पति के लिए एक स्वच्छ कोठरी का, लिपि पुती कोठरी का प्रबंध कर लूंगी। चाहे मेरे पास स्वयं के लिए तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र ना हो, लेकिन अपने पति का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और कहती है कि मेरा आखिर इनसे विवाह हुआ है तो मैं जीवन भर इनका साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे वहाँ मारेंगे, मेरे ऊपर दबाव डालेंगे। तो ऐसा कहने से उसके स्वाभिमानी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है कि लक्ष्मण एक स्वाभिमानी स्त्री भी थी और उसे अपने जीवन से बहुत अधिक प्रेम भी था और उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी ज्ञान था, क्योंकि यदि वो वहाँ चली जाती ससुराल में तो उसके बूढ़े पिता और उसके जो छोटा बच्चा था, उसकी भाभी का और उसका जो भाई था जिसका हाथ टूटा हुआ था, वो सब बेचारे बेकार हो जाते, उनका जीवन में कोई भी करने वाला दूसरा नहीं था। इसलिए लक्ष्मण ने यह निर्णय लिया कि मेरा पति मेरे साथ यहीं रहेगा, लेकिन उसके ससुराल वाले उसको वहाँ पर छोड़ करके नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लेखिका की विदाई का दिन आ गया। लेखिका की जब विदाई थी तो लक्ष्मण जो थी उसे बहुत दुख हो रहा था कि लेखिका चली जाएंगी, तो वो जो है धीरे धीरे सारा सामान बटोर करके लाती है, ये भी रख लो वो भी रख लो।
फिर जैसे जैसे लेखिका का सामान बंधता जाता है, सामान सिमटता जाता है, लक्ष्मा के जो जोड़ होते हैं, शरीर के जो बंधन है वो सब शिथिल होने लगते हैं। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं और वो बार बार अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती है और सोचती है कि मेरे ये आंसू लेखिका ना देख पाए। फिर इस तरीके से उसका गला रुंध जाता है, उसके गले से आवाज़ नहीं आती है। फिर धीरे धीरे जब लेखिका की विदाई का समय निकट आता है तो लेखिका, जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ती है, लक्ष्मा भी उनके पीछे पीछे चलती रहती है। कई मील लक्ष्मा उनके साथ पीछे चली जाती है। लेखिका बार बार कहती है कि तुम अब लौट जाओ, मेरे पीछे मत आओ। लेकिन लक्ष्मा क्या करती है, फिर रुक जाती है। और फिर जो पेड़ पौधे होते हैं और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण चट्टानों के जो मोड़ आते हैं उनसे फिर लक्ष्मा जो है दिखाई नहीं देती है लेखिका को। लेकिन लेखिका कहती हैं कि लक्ष्मा के जोर जोर से चिल्लाकर रोने की आवाज़ें उसे दूर तक सुनाई देती है और वो बार बार रोते रोते कहती है कि जल्दी वापस आना, जल्दी वापस आना। तो इन सब से लेखिका कहती है कि इतना प्रेम करने वाली स्त्री, माता की तरह सहायक और इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाली जो स्त्री है वो मुझे शायद ही कभी दुर्लभ हो, मतलब इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली स्त्री मुझे शायद ही कभी दोबारा मिल पाएगी। तो इस तरह से इस पाठ का अंत हो जाता है। और लेखिका कहती हैं कि मैंने लक्ष्मा की बुद्धि का परिचय उस दिन जाना कि वो कितनी बुद्धिमानमती स्त्री है। जब लेखिका हिमालय के चट्टान का चित्र बना रही थी तो वो कहती हैं कि मैंने एक सफ़ेद कागज़ लिया और उस कागज़ पर बहुत मेहनत करके हिमालय के चट्टान को बना रही थी। तभी लक्ष्मा उनसे कहती हैं कि आप सफ़ेद कागज़ की जगह आप मुझे नीला कागज़ दे दीजिए और एक सफ़ेद रंग दे दीजिए और एक हरा रंग दे दीजिए। तो वो तभी उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई ये कितनी बुद्धिमती स्त्री है कि ये सफ़ेद, मतलब उसने सफ़ेद कागज़ को ना लेकर के नीला कागज़ लिया और उसके ऊपर वो हिमालय की सफ़ेद चट्टानों को बना देगी। फिर लेखिका जाते जाते उससे कहती हैं कि काश तुम पढ़ना लिखना सीख लेती तो तुम मुझे एक चिट्ठी लिख पाती। तो लक्ष्मा कहती है पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, हम तो वैसे भी गंवार हैं, जानवर हैं, इन्हीं जानवरों के साथ घूमेंगे, इन्हीं जानवरों को चराएंगे और इनके साथ रह जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई करके भी क्या करना है, क्योंकि मैं जो भाषा बोलती हूँ वो तो मेरी भैंस अच्छे से समझ ही लेती है और मुझे कौन सा किसी और को कोई भाषा बतानी है। तो लेखिका इन सारी बातों को सुन करके हंसती हैं और कहती हैं कि फिर भी तुम्हें कुछ तो पता होना ही चाहिए। तो लक्ष्मा कहती है अगर तुम्हें मुझे पढ़ाने की इतनी ही इच्छा है तो मैं जब दूसरा जन्म लूँगी तब तुम दूसरा जन्म लेके मुझे पढ़ा लेना, लेकिन मैं इस जन्म में नहीं पढ़ूँगी, मैं गंवार ही रहूँगी, ऐसे ही मुझे नहीं पढ़ना है। फिर लेखिका कहती है कि जब कभी मुझे याद आई तो मैं हालचाल कैसे जानूँगी। तो लक्ष्मा कहती है कि ज़रूरी है कि अब मैं कागज़ पर 2 शब्द लिख करके अपना हाल बताऊँ या आपका हालचाल पूछूँ। मन की आवाज़ से जब भी कभी मेरी याद आए तो मन की आवाज़ से जान लेना, मेरे जो शब्द हैं मेरे बातों को स्मरण करके मेरा हालचाल जान लिया करना। वैसे मैं कभी दुखी नहीं रहूँगी, लेकिन फिर भी आप इन सारी चीज़ों से मेरा हालचाल जान सकती हैं और वैसे भी मैं मन से हमेशा तुम्हें चिट्ठियाँ भेजती रहूँगी। तो लेखिका जो है लक्ष्मा की इन बातों को सुन करके हंसने लगती है। यहीं पर इस पाठ का समापन हो जाता है। तो इस पाठ के जो नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।